हेलो एवरीवन, वेलकम टू वायरलेस एरा। तो आज हम फिर से आ गए हैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ का वन शॉट लेके। तो आज के इस वन शॉट में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल वैल्यूज़ के चैप्टर 4 का। तो अभी तक मैंने 3 यूनिट खत्म कर दिया है यूनिवर्सल वैल्यूज़ के, और ये चौथा यूनिट है जिसमें हम जितने भी चौथे यूनिट के क्वेश्चन हैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ के वो इसमें देखेंगे फ्रेंड्स। UHV जो फ्रेंड्स शॉर्ट फॉर्म है इसका, वो बीटेक के आपके थर्ड सेमेस्टर का इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो ये वन शॉट सीरीज फ्रेंड्स हम जितने हो सकते हैं उतने चैप्टर्स के हम बनाते जा रहे हैं आपके एग्जाम आने से पहले। और ये काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के फ्रेंड्स हमने वन शॉट अपलोड कर दिए हैं, आप जाके हमारे वीडियोस के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और बाकी सब जो यूनिवर्सल वैल्यूज़ के हमने प्लेलिस्ट बनाए हैं उनमें जाके आप इनके फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी अभी तक वीडियो मैंने इसके पार्ट्स बना के अपलोड किए हैं, आप उन्हें भी जाके एक बार देख लीजिए। फिर आके आप चौथे यूनिट को देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो अगर आपने इससे पहले जितने भी इसके तीनों पार्ट वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको आप एक बार देख के आइए, तब आपको समझ में आएगा कि यूनिट 4 में क्या है। और जो इन सब चैप्टर्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक ही ट्यूब में रिपीट करते हैं तो उनको फ्रेंड्स मैं कवर तो करता ही हूँ। अगर उन क्वेश्चंस को मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है पीपीटी में, तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि मैंने अपने पहले वीडियो से ही बताया है कि मैं उन क्वेश्चंस को अगर मैंने इंक्लूड नहीं किया है पीपीटी में, तो मैंने ये ध्यान रखा है कि जो मैंने थ्योरेटिकल चीज़ें ली हैं उनमें जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उन्हीं से रिलेटेड थ्योरेटिकल चीज़ें मैंने डिस्कस की है। तो इसका मतलब आपको मैंने कोई भी चीज़ फालतू का नहीं पढ़ाया है, टू द पॉइंट और सटीक पढ़ाया है, जो कि वन शॉट में पढ़ाना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसके कंटेंट पे कि इसमें क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने इसके पहले आपको पढ़ाया था, सबसे पहले चैप्टर में हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना रहे थे कि वैल्यूज़ क्या होते हैं। फिर सेकंड चैप्टर में हमने बॉडी एंड आई का रिलेशन देखा, और थर्ड चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि हमने एक हार्मनी क्रिएट करने की कोशिश की थी सोसाइटी के बीच में। और चौथे चैप्टर में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब उन टॉपिक्स के ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आते चले जाएंगे, यानी कि अब जो आपने चैप्टर फर्स्ट और सेकंड पढ़ा था उनसे हट के अब टॉपिक्स आएंगे। जैसे कि आपने देखा है अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन नेचर एंड एग्जिस्टेंस, ये चौथे यूनिट का टॉपिक है। इसमें थर्ड यूनिट में हमने क्या पढ़ा था, हार्मनी हम कैसे बनाते हैं सोसाइटी और कल्चर में या फैमिली में, और यहाँ पे हम हार्मनी कहाँ बना रहे हैं, नेचर में। यानी कि टॉपिक एक ही है, उसके डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट क्या कह सकते हैं यूनिट्स का नेम दे दिया गया है और उसको ब्रीफली फिर डिस्क्राइब किया गया है। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा रहने वाला है अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन नेचर एंड एग्जिस्टेंस, इंटरकनेक्टेडनेस एंड म्यूचुअल जो इंटरडिपेंडेंसी होती है नेचर एंड सेल्फ में, फुलफिलमेंट अमंग द 4 ऑर्डर्स, नेचर, रिसाइक्लेबिलिटी एंड सेल्फ रेगुलेशन इन नेचर, understanding the existence as coexistence of mutual and interacting units in all pervasive space, यानी कि स्पेस क्या होता है और ह्यूमन ऑर्डर्स क्या होते हैं, इसमें उनके टाइप्स हैं और उनके बारे में, उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में भी इसमें मेंशन किया हुआ है। लास्ट टॉपिक क्या है, होलिस्टिक परसेप्शन एंड हार्मनी एट ऑल लेवल, मतलब यानी कि भी आप हार्मनी फैमिली सोसाइटी लेवल पे आपने थर्ड यूनिट में पढ़ा, फोर्थ में आपने नेचर और एग्जिस्टेंस में हार्मनी कैसे रहेगा वो आप देखेंगे फोर्थ में। तो ये कुल मिला के एक ओवरऑल आपको हार्मनी प्रोवाइड करता है जो कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी को हम देखेंगे। पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं क्या है। तो बेसिकली कुछ हार्मनी के बारे में मैंने अपने थर्ड यूनिट वाले लेक्चर में बताया था कि हार्मनी होता क्या है। एक्चुअली हार्मनी इज सिंपली रिप्रेजेंट्स द पीस, जो कि सभी अपनी ज़िंदगी में अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू मटेरियल और फिजिकल नीड्स। यानी कि सबको एट द एंड क्या चाहिए ज़िंदगी में, सिर्फ पीस चाहिए, यानी कि शांति चाहिए, हार्मनी चाहिए, खुद से, खुद के परिवार से, समाज में और पूरी सोसाइटी में और पूरे वर्ल्ड में। एंड इस टॉपिक में हम देखेंगे कि वो नेचर के साथ कैसे अचीव होता है। तो अगर मैं कुछ पॉइंट्स आपको पढ़ के बताऊं, हार्मनी इन नेचर रिफर्स टू द बैलेंस कोएग्जिस्टेंस ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। इट मीन्स एवरीथिंग इन नेचर, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन, एयर, वाटर, लैंड्स इंटरैक्ट म्यूचुअली बेनिफिशियली सस्टेनेबल एंड वे विदाउट काउजिंग डिस्ट्रक्शन और इनबैलेंस। In nature, everything has to role. Everything has a role to play, and every element is interconnected. And for example, plants produce oxygen, which animals and humans need to survive. Animals help in pollination and seed dispersal, allowing plants to grow. आपने जैसे कि पढ़ रखा होगा अपने 9th-10th में कि एनिमल की मदद से भी हमारा पॉलिनेशन होता है और सीड के क्या कहते हैं, सीड ग्रोथ्स होती हैं। बहुत सारे बर्ड्स क्या करते हैं कि सीड्स को खा के इधर उधर जो बर्ड ड्रॉपिंग्स होती हैं उसके थ्रू प्लांट ग्रो होता है। तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि बैलेंस क्रिएट हुआ है नेचर और हमारे बीच में और जानवरों के बीच में। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, सच एज यू कैन सी हियर, वाटर साइकिल नेचुरली थ्रू इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन इंश्योर्स लाइफ कंटिन्यूज। सिमिलरली हमारे कुछ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स जिसमें वाटर आता है, इकोसिस्टम रेगुलेट्स देमसेल्व्स प्रिवेंटिंग ओवर populations of species. When all these system functions smoothly, we experiences harmony in nature. यानी कि अगर आप इन सारी चीज़ों को बैलेंस तरीके से अगर आप यूज़ करते हैं तो एक नेचर में हार्मनी क्रिएट रहेगा, एक बैलेंस क्रिएट रहेगा। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी अनबैलेंस होती है तो हमारा नेचर का और हमारा एक ओवरऑल हार्मनी डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसी के बारे में इस चैप्टर में डिटेल में बताया गया है। उनमें एक छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे जिनको आप देखते चले जाइएगा। कोई डेफिनेशंस होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको हाईलाइट कर दूंगा मैं, वो भी देखते चले जाइएगा आप। आइए देखते हैं, वाई इज़ इट इंपॉर्टेंट टू अटेन हार्मनी नेचर, मतलब ऐसा क्या जरूरी है कि हमको हार्मनी मेंटेन करना है नेचर के साथ। तो सम की रीजन्स, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं, ऐसा क्यों। अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको ऑब्वियसली ये सब पॉइंट्स मेंशन करने हैं, इन सब पॉइंट्स को आप गौर करिएगा
ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो ये बोल्ड पॉइंट्स को आप याद रखने की कोशिश करिए। जैसे कि इंपॉर्टेंस क्या है, पहला एक पॉइंट है इंश्योर सस्टेनेबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन, यानी कि हम जो आज चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि फ्रेश वाटर, फ्यूल्स, रिसोर्सेज जितने हम यूज़ कर रहे हैं, वो आज के डेट पे अगर आप उसका एक्सप्लॉइटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर देते हैं तो हमारे फ्यूचर में आने वाली जनरेशन के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। यानी कि फ्यूल जो हम लोग आज ऐसा क्या कह सकते हैं डेली यूज़ कर रहे हैं, उन्हें वो क्या कह सकते हैं कि एक तरीके से उन्हें वो नसीब नहीं होगा या दिखेगा नहीं, वो एक्सटिंक्ट हो चुका होगा। जो हमारे लिए आज के डेट में जनरल है उन लोग के लिए एक्सेप्शन हो जाएगा। तो इसी तरीके से चाहे वाटर हो, फूड हो, एयर हो, या कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ हो जिसके थ्रू ह्यूमन अपने लाइफ को सर्वाइव कर पा रहा है, उसका एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना जरूरी है फॉर फ्यूचर जनरेशन। सिमिलरली वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्रिवेंशन या प्रिवेंट इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स सच एज डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू क्लाइमेट चेंज एंड एक्सट्रीम वेदर सच एज फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, सूखा पड़ जाता है या बाढ़ आ जाती है। पॉपुलेशन हार्म्स एयर, वाटर, सॉइल, मेक्स देम unfit for living beings. When we respect nature's balance, natural disasters become less frequent and severe. चाइना की घटना आपको याद होगा 1968 या 1958 का हुआ था। उस केस में चाइनीज़ गवर्नमेंट में किसानों के लिए क्या एक चीज़ लाई थी कि अगर आपके क्या कहते हैं फसल में किसी भी तरीके के जानवर, बैक्टीरिया या फिर कीड़े या फिर कोई भी चिड़ियाँ, जितने भी जो फसल को बर्बाद कर रहे थे जानवर, उन्हें मारने का क्या कह सकते हैं कि उन्हें हटाने का एक प्लान लेके आया गया, जिनमें जितने भी चाइना के किसान हैं उन्होंने क्या किया कि इन सभी जीव जंतुओं और जानवरों को, कीड़े मकोड़ों को मारना चालू कर दिया एक लाइन से। तो मारने के बाद जब उन्होंने पाया कि उसमें कुछ एक हार्मफुल कीड़े भी रहते हैं जिनको बर्ड्स खा के एक ओवरऑल बैलेंस प्रोवाइड करती थी, जिससे फसल और अच्छा ग्रोथ होता था, बट उन्होंने उस चिड़िया को ही मार डाला। तो वो जो हार्मफुल कीड़े थे फ्रेंड्स, एक्चुअली वो हार्मफुल कीड़े उनके फसल को बर्बाद कर दिया और चाइना में एक डिसबैलेंस आ गया। वहाँ पे जो क्या कह सकते हैं कि जो क्रॉप्स की कल्टीवेशन होता है वो कम हो गया, और वहाँ पे क्या कह सकते हैं कि वहाँ पे एक अकाल टाइप का सिचुएशन बन गया, यानी कि वहाँ खाने के लिए, दाने के लिए लोग मरने लगे वहाँ पे। तो ऐसा कुछ सीन होता है फ्रेंड्स। अगर आप नेचर को डिस्टर्ब करते हैं तो नेचर आपको भी उसका दुष्परिणाम शो करता है ज़रूर। तो चाइना से अगर आप सीखना चाहेंगे तो आप सीख सकते हैं। सिमिलरली मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम हेल्थ, एवरी स्पीसीज हैज़ रोल इन इकोसिस्टम, प्रेडेटर्स कंट्रोल देयर पॉपुलेशन, प्लांट प्रोवाइड ऑक्सीजन, इफ वन स्पीसीज इज रिमूव्ड, bees, due to pesticides, it disturbs the food chain and ecosystem, and harmony in the nature preserves biodiversity, keeping all life form in same। जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया, अगर अपने बायोडाइवर्सिटी में किसी भी एक फूड चेन के किसी भी एक जानवर को अगर आप मार देते हैं तो वो फूड चेन ही पूरी बर्बाद हो जाएगी, जिससे उसके ऊपर वाले जानवर जो फूड चेन के नीचे वाले जानवर को खा के जिया करते थे, उनका साइकिल चेंज हो जाएगा और वो भी धीरे धीरे एक्सटेंड होने लगेंगे, यानी कि अपने बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम को बर्बाद कर देंगे। तो उसको मेंटेन रखने के लिए एक हार्मनी क्रिएट करना नेचर के साथ बहुत जरूरी होता है। फोर्थ पॉइंट, इम्प्रूव्स ह्यूमन हेल्थ एंड वेलबींग। ऑब्वियसली आप सबका एक क्या कह सकते हैं कि कंट्रोल्ड यूज़ करेंगे तो आपके पास क्लीन वाटर एंड ऑल फिजिकल रिसोर्सेज एक सफिशिएंट मात्रा में अवेलेबल होगा, जो कि आपके एक स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ इशू एंड नेचुरल सराउंडिंग्स प्रोवाइड्स हीलिंग प्रॉपर्टी सच एज फॉरेस्ट थेरेपी एंड हर्बल मेडिसिन। यानी कि अगर आप इन सब चीज़ों का, नेचर में जो चीज़ें पाई जाती हैं, अगर उनका आप एक सही तरीके से उपयोग करते हैं तो आने वाली जनरेशन के लिए भी वो चीज़ें बची रहेंगी, प्लस आपके हेल्थ एंड वेलबींग के लिए भी वो चीज़ असर करेगा। सिमिलरली इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड लाइवलीहुड पे हमारा क्या कह सकते हैं, हार्मनी का रहना हमारे इकोनॉमिक एंड बेनिफिट और लाइवलीहुड्स को चलाने के लिए भी ऑब्वियसली डिपेंड करता है। सच एज आई टोल्ड यू, एग्रीकल्चर इन चाइना, व्हाट दे हैव डिड एंड व्हाट दे गॉट, फिशिंग एंड टूरिज्म ऑल्सो। इफ नेचुरल रिसोर्सेज आर डिप्लीटेड, यानी कि खत्म कर दिया जाता है, लाइवलीहुड सफर्स एंड लीडिंग टू पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक डिक्लाइन और क्राइसिस। अगर आप अपने रिसोर्सेज को ही ओवर एक्सप्लॉइट कर देते हैं तो आपके पास फ्यूचर के लिए कुछ बचता नहीं है, जिसकी वजह से हमारी कंट्री या किसी भी कंट्री में एक लाइवलीहुड सफ़र आ सकता है, जिसमें पॉवर्टी और इकोनॉमिक डिक्लाइन आ जाएगा। लोगों के पास खाना नहीं रहेगा, लोगों के पास शांति, सुख, चैन कुछ नहीं रहेगा, यानी कि उनका लाइवलीहुड, जीवन जो उनका होता है, दिनचर्या जो होता है, वो सब बर्बाद हो जाएगा। सिमिलरली एथिकल एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूमन आर द ओनली स्पीसीज दैट कैन कॉन्शियसली प्रोटेक्ट और डिस्ट्रॉय नेचर। वी हैव अ मोरल ड्यूटी टू इंश्योर नेचर्स बैलेंस, रेस्पेक्ट ऑल लिविंग बींग्स एंड लिविंग इन हार्मनी विथ नेचर रिफ्लेक्ट्स द रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल लाइफस्टाइल। यानी कि सबके साथ बैलेंस बना के, उनका एक रिस्पेक्ट करके, स्पीसीज़ का प्रोटेक्शन करके हम एक अपने मोरल ड्यूटी, एथिकल वैल्यूज़ को शो करेंगे, जिससे कि नेचर में हार्मनी क्रिएट होगा। एंड हाउ कैन वी अचीव हार्मनी इन नेचर। अब हार्मनी को कैसे मेंटेन करना हमने देख लिया, अब उसको अचीव कैसे करते हैं, उनमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एज अ ह्यूमन बींग हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे रिड्यूसिंग पॉल्यूशन एक मेजर टॉपिक है, रिड्यूसिंग पॉल्यूशन, कंजर्व ऑफ वाटर एनर्जी, प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी सच एज स्टॉप डिफॉरेस्टेशन, जो जंगलों की कटाई होती है वो बंद करना, फॉरेस्ट को बचाना, एंड प्रोटेक्ट द इंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी कि जो जानवर लुप्त होने वाले हैं उनको बचा के रखना। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, रिड्यूस केमिकल पेस्टिसाइड्स,
जिससे गुड बैक्टीरिया या गुड क्या कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सॉइल्स में वो मरने से बच जाएंगे, सच एज अर्थवर्म्स। इनकरेज ऑर्गेनिक फार्मिंग, रिसाइकल एंड रीयूज थिंग्स, अवॉइड अननेसेसरी कंजप्शन एंड मैनेज वेस्ट, एजुकेशन एंड अवेयरनेस, रेस्पेक्ट नेचुरल साइकिल्स, अवॉइड डिसरप्टिंग इकोसिस्टम लाइक ओवर फिशिंग और एक्सेसिव माइनिंग्स। तो इन सब चीज़ों को करने की वजह से हम एक हार्मनी या बैलेंस नेचर में क्रिएट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आपको आता है तो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं यहाँ पे, आप इन पॉइंट्स को इंक्लूड करिए, उनको डिफाइन करिए और उनके बारे में कुछ एग्जांपल लिख दीजिए। सिमिलरली आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज हार्मनी इन एग्जिस्टेंस। सिमिलरली हार्मनी के बारे में मैंने बता दिया है, उसी चीज़ को फ्रेंड्स बार बार अलग अलग नज़रिए से हार्मनी को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ हार्मनी इन एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है कि हार्मनी अगर आप को एग्जिस्टेंस यानी कि जैसे कि यूनिवर्स में सभी तरह के जीव जंतु प्राणी पाए जाते हैं, अब उन सब में अगर एक हार्मनी क्रिएट होगा, मतलब सभी अपने हिसाब से काम करेंगे विदाउट क्रिएटिंग इम्बैलेंस और डिस्टर्बिंग आइदर वर्क्स, तो एक म्यूचुअल फुलफिलिंग या फिर इंटरकनेक्टेड मैनर में अगर सब काम करते हैं तो ऑब्वियसली एक हार्मनी क्रिएट होगा। यानी कि जानवर अगर जंगल में रहेगा तो ज़्यादा सही है, अगर इंसान जंगल में जाके डिफॉरेस्टेशन करते हैं, पेड़ों की छटाई कटाई कर देते हैं और जानवरों का शेल्टर छीन लेते हैं, तो क्या जानवर शिफ्ट करके आपके अर्बन एरियाज में नहीं आ जाएंगे? तो उसके वजह से क्या होगा, एक एग्जिस्टेंस मतलब एग्जिस्टेंस जिस मैनर में होना चाहिए उस मैनर में नहीं हो पाएगा, तो हार्मनी क्रिएट नहीं होगी। तो यहाँ हार्मनी इन एग्जिस्टेंस का मतलब यही है कि आप जितने भी जीव जंतु नेचर में एग्जिस्ट करते हैं उन सब में एक बैलेंस होना चाहिए, ताकि सब अपने जगह रह के अपना अपना काम करें और किसी को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और यहाँ पे एक सिंपली एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ बन रहा है, वाई इज हार्मनी इन एग्जिस्टेंस इंपॉर्टेंट, मतलब हार्मनी सभी जीव जंतु प्राणियों को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए क्यों इतना जरूरी है? टू इंश्योर पीस एंड स्टेबिलिटी, लीड्स टू सस्टेनेबल लिविंग, ब्रिंग ह्यूमन फुलफिलमेंट, सपोर्ट इवोल्यूशन एंड ग्रोथ। ऑब्वियसली इन सब चीज़ों का तो इफेक्ट पड़ेगा ही, जैसे कि मैं आपको बताते जा रहा हूँ। पीस तो आएगी, सस्टेनेबल लिविंग्स होगा, लोग अपने फ्यूचर नीड्स पे ध्यान देंगे, ब्रिंग्स ह्यूमन फुलफिलमेंट, एक क्या कहते हैं सेटिस्फैक्शन की भावना आएगी लोगों में कि किस चीज़ को कितना उपयोग करना है। इन डीपर सेंस पर्पस पे लोग ध्यान देंगे अपने कि क्या जरूरत है हमें और कितना जरूरत है। सपोर्ट इवोल्यूशन एंड ग्रोथ, ऑब्वियसली इवोल्यूशन पे आप अपने क्या कह सकते हैं, नेचर का जो सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि नेचर कंटिन्यूसली इवॉल्व होता है, तो वो एक तरीके से सपोर्टिव होगा व्हेन यू वर्क इन हार्मनी इन एग्जिस्टेंस। इनमें कुछ डिफरेंसेस आप देख लीजिए, जैसे कि नेचर एंड स्पेस में एक डिफरेंस पूछता है, बहुत बार पूछा है क्यू में, तो उसका मैंने डिफरेंस का एक टेबल यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। अब देख लीजिए डेफिनेशन क्या है, नेचर इज अ फिजिकल वर्ल्ड इंक्लूडिंग लाइव्स, ह्यूमन, एनिमल्स एंड नॉन लिविंग लाइक वाटर, एयर एंड लैंड। यानी कि नेचर हर चीज़ों से मिलकर बना है, लिविंग हो या नॉन लिविंग। सिमिलरली स्पेस, द इनफाइनाइट ऑल परवेसिव नॉन मटेरियल एंटिटी इन विच ऑल ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट। स्पेस यानी कि जगह जो कि धरती पे सभी नेचर के क्या कहते हैं, नेचर के एलिमेंट्स को मिली हैं, जो कि एक इन्फाइनाइट है, देखा जाए तो एक तरीके से इन्फाइनाइट इसको कंसिडर किया गया है। द नेचर इज फिजिकल मटेरियल वेयर एज स्पेस इज अ नॉन फिजिकल कॉन्शियस मैटर। चेंजेबिलिटी देखा जाए तो कंटिन्यूसली चेंजिंग, यानी प्लांट ग्रोथ, एनिमल ग्रोथ, ह्यूमन ग्रोथ, मैटर्स ट्रांसफॉर्म इजिली विथ टाइम वेयर एज दे आर परमानेंट एंड इटर्नल एंड डज नॉट चेंज लाइक द स्पेस, द आउटर स्पेस और द स्पेस ऑन द अर्थ वेयर द ह्यूमन बीइंग्स लिव्स। प्रॉपर्टीज क्या होते हैं नेचर के, हैज मास, शेप एंड फॉर्म, नो मास, नो शेप एंड फॉर्मलेस। ऑब्वियसली अगर आप स्पेस को देखते हैं तो उसका एक कोई आकार प्रकार और कोई फॉर्म नहीं है, फॉर्मलेस है वो। यानी कि बट नेचर को आप देखते हैं तो उसमें कई तरह की चीज़ें हैं, सबका एक फॉर्म है, एक स्टेट है, एक क्या कह सकते हैं कि उनमें एक क्वालिटी है कि उनका अलग अलग स्टेट है, अलग अलग कलर है, अलग अलग साइजेस हैं एंड सो ऑन। रोल इन एग्जिस्टेंस, नेचर एग्जिस्ट विद स्पेस एंड फॉलो नेचुरल लॉज सच एज ग्रेविटी एंड रिप्रोडक्शन एंड साइकिल्स। उसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अगर वाटर एक हिल से नीचे की तरफ फ्लो करता है तो ऑब्वियसली वो अप टू डाउन स्ट्रीम फ्लो करेगा। सिमिलरली वो एक नेचर का लॉ फॉलो करता है। स्पेस प्रोवाइड्स अ मीडियम फॉर नेचर टू एग्जिस्ट एंड फंक्शन। वेयर इज स्पेस क्या है, एक नॉन फिजिकल थिंग है जो कि एक जगह प्रोवाइड करता है इन सब चीज़ों के होने का। सिमिलरली इंट्रैक्शन एंड एग्जाम्पल आई हैव मेंशन्ड हियर, आप देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये 4 ऑर्डर्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्या कह सकते हैं कि 4th यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एलिब्रेशन ऑफ द 4th ऑर्डर। यानी कि जो मेजर 4 ऑर्डर क्या होते हैं, आप क्या कह सकते हैं कि एक हार्मनी मेंटेन करने के लिए जो मेजरली 4 ऑर्डर होते हैं उनका डिफरेंसेस मैंने यहाँ लिया है और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने यहाँ पे इलेबोरेट कर दिया है। मटेरियल ऑर्डर होता है ऑब्वियसली, तो मटेरियल ऑर्डर में दिस ऑर्डर कंसिस्ट ऑफ नॉन लिविंग लाइक्स वाटर, एयर, सॉइल्स, मेटल्स, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स टाइप की चीज़ें होती हैं, फिजिकल चीज़ें होती हैं जिनसे इंसान, जानवर या फिर नेचर को सर्वाइव करता है उन चीज़ों से, तो उन्हें मटेरियल ऑर्डर कहा गया है, जिसको बोलते हैं पदार्थ अवस्था, यानी कि पदार्थ मटेरियल। प्लांट ऑर्डर, यानी कि जो वेजिटेशन है, ट्रीज हैं, प्लांट, दैट हैव द कैपेबिलिटी टू ग्रो, रिप्रोड्यूस, सस्टेन देमसेल्व्स थ्रू सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स। एक्टिविटीज दे डू सच एज अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, कंट्रीब्यूट ऑक्सीजन टू एनवायरनमेंट। मतलब इन तरह की एक्टिविटीज करते हैं और इनका व्हाट यू कैन से दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज लिविंग, यानी कि वो भी जो ऑर्डर
जो प्लांट ऑर्डर होते हैं उनको क्या कहा जा सकता है कि वो प्राणावस्था यानी कि एक लिविंग थिंग क्या कह सकते हैं, लिविंग थिंग कंटेन करते हैं अपने अंदर। एनिमल ऑर्डर जीवावस्था यानी कि जानवर। This includes all living beings except humans because humans have intelligence, so they are categorized as different things, such as insects, birds, mammals and animals have conscious and but the mainly based instinct rather than understanding। यानी कि उनके पास हम इंसानों की तरह सब कुछ तो है बट उनके पास क्या है, राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जिसकी वजह से ह्यूमन और एनिमल को एक डिफरेंट ऑर्डर दिया गया है। एनिमल को जीवावस्था बोला गया है, वेयर एज ह्यूमन हैव द सेल्फ अवेयरनेस एबिलिटी, हाई थिंकिंग एबिलिटी, रैशनल थिंकिंग एबिलिटी, सो दे आर केप्ट एट द हायर ऑर्डर in all four orders of the what you can say the harmony। Human engage in education, science, art and ethics and spiritual exploration। यानी कि इन सब चीज़ों में ह्यूमन का हाथ रहता है पर एनिमल का नहीं रहता, ना प्लांट का रहता है, ना फिर मटेरियल, इन सब किसी का नहीं रहता है। यानी कि ह्यूमन का जो ऑर्डर होता है वो सबसे ऊपर होता है। देन कम्स द एनिमल, देन कम्स द प्लांट एंड देन कम्स द मटेरियल। और उसी का एक ऑर्डर डिपेंडेंसी इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। इसको भी आपको ड्रॉ करना अगर क्वेश्चन आता है तो इसको याद रखिए। और ये कैसे डिपेंडेंसी शो करते हैं, किस ऑर्डर में शो करते हैं, इन्हें क्या बोला जाता है, जैसे प्राणावस्था, पदार्थावस्था, ज्ञान अवस्था एंड जीवावस्था, इन सबको आप लिखिएगा और इनका एक ब्लॉक डायग्राम बना दीजिएगा ताकि आपको नंबर अधिक मिलेंगे। आप जितना एक्सप्रेसिव होंगे पेपर में उतना आपके चांसेस होंगे आंसर सही होने के और नंबर ज़्यादा आने के। ज़्यादा हो सके पॉइंट बनाइए और डायग्राम बनाने की कोशिश करिए। इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं जो मैंने मेंशन कर दिए हैं, जैसे कि एग्जांपल क्या है उस ऑर्डर के और उनमें क्या एक्टिविटीज़ होती हैं और नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। जैसे कि मटेरियल ऑर्डर देखा जाए, सॉइल, वाटर, एयर, मेटल एंड रॉक्स एंड माउंटेन्स, उनका जो बेसिक एक्टिविटी क्या होता है, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन सच एज इरोजन, मेल्टिंग एंड ब्रेकिंग होता है। और कुछ नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे कि उनमें सेल्फ अवेयरनेस ऑब्वियसली नहीं होता, नॉन लिविंग थिंग्स है। कॉम्पोजिशन एंड डिकम्पोजिशन यानी कि वो टूट के, जैसे कि पहाड़ का पत्थर है वो थ्रू सॉइल इरोजन टूट टूट के बालू बन जाता है। जो लावा होती है यानी कि पहाड़ के पिघलने से जो बनती है उसको मेल्टिंग कहा जाता है। जो एक्टिविटी शो करती है मेल्टिंग, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें आता है यानी कि वो पहाड़ से डिकम्पोज होकर सैंड बन गया और पहाड़ से डिकम्पोज होकर लावा फॉर्म कर लिया। सिमिलरली प्लांट ऑर्डर, ट्रीज, ग्रास, एल्गीज एंड क्रॉप्स, ग्रोथ एंड रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिएंट्स, अब्जॉर्प्शन, ये सब इनकी एक्टिविटीज़ हैं। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, एबिलिटी टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, नो इंडिपेंडेंट मूवमेंट, मतलब ये क्या कह सकते हैं कि खुद पे इनका कंट्रोल तो है बट ये मूवमेंट नहीं कर सकते, ये अपने प्लेस पे ही ग्रो करते हैं और सेल्फ ऑर्गेनाइज करते हैं अपने ब्रांचेस, अपने लीव्स और बाकी सब चीज़ों को, बट इनमें मूवमेंट नहीं होता है। वेयर एज एनिमल दे डू बोथ, दे आर इंस्टिंक्ट ड्रिवन, हैज डिजायर्स, फीलिंग्स एंड कैन मूव इंडिपेंडेंटली, यानी कि ठीक अपोजिट होते हैं प्लांट के। मूवमेंट, सेंसिंग, इमोशंस एंड सोशल इंटरेक्शंस एंड लर्निंग्स, इमोशंस हल्के फुल्के जानवरों में भी होते हैं, सोशल इंटरेक्शंस वो करते हैं, उनमें भी लर्निंग यानी कि सीखने की क्षमता होती है। दे व्हाट यू कैन से दे शो द एक्टिविटी ऑफ मूवमेंट, दे हैव अ सेंस सच एज इंसेक्ट, बर्ड्स आर द एग्जांपल्स एंड सिमिलरली ह्यूमंस का आप यहाँ पढ़ सकते हैं। दे हैव द एक्टिविटीज लाइक थिंकिंग, मेकिंग डिसीजन, सेल्फ अवेयरनेस, रिलेशनशिप एंड द नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स आर इंटेलेक्चुअल, थिंकिंग एंड कॉन्शियस। ये है इसका मेन कैरेक्टर, किसका, ह्यूमन का, ह्यूमन ऑर्डर का। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज कॉन्फॉर्मेंस। ये भी एक क्वेश्चन में फ्रेंड्स आया था, इसको मैंने इंक्लूड कर लिया एज अ क्वेश्चन। तो देखते हैं व्हाट इज कॉन्फॉर्मेंस। कॉन्फॉर्मेंस refers to the natural tendency of all entity to follow their inherent characteristics, rules, laws of existence. It means that every unit in nature functions in harmony with its natural law without deviation. यानी कि कोई चीज़ अगर बाय बर्थ, अगर एक प्लांट का सीड है वो धरती पे गिरेगा और उसको सारे तरह के न्यूट्रिएंट्स, वाटर्स मिलेंगे तो एक स्पेसिफिक अमाउंट या स्पेसिफिक प्रोसेस शो करेगा जिसमें सिर्फ पहले ब्रेक होगी, उसमें से कली निकलेगा, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होते चला जाता है जिससे ये छोटा सा पेड़ बनेगा, फिर जाके बड़ा पेड़ बन जाता है। यानी कि उसका एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि वो अपने अंदर इनहेरिट किया है, वो उसके अंदर कह सकते हैं कि इनहेरिटेड है यानी जन्मजात है। अगर किसी प्लांट का कोई बीज है और वो धरती पे गिरता है तो वो अपने उसी कैरेक्टरिस्टिक्स से ग्रो करेगा जैसा कि उसने अपने पेरेंट प्लांट से इनहेरिट किया है। तो कॉन्फॉर्मेंस का मतलब यही है कि नेचुरल टेंडेंसी जो कि जितने भी ऑर्डर्स हैं नेचर में वो सब शो करते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स उनके पेरेंटिंग से आता है, चाहे वो एनिमल हो, ह्यूमन हो या प्लांट ही क्यों ना हो। फॉर एग्जांपल वाटर ऑलवेज फ्लो डाउनवर्ड्स, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, एक लॉ फॉलो करते हैं, नेचुरल लॉ। तो वाटर का भी एक लॉ है जो कि डाउनवर्ड्स टू ग्रेविटी फ्लो करेगा। प्लांट ग्रो करेगा कैसे, सनलाइट से एनर्जी ऑब्जॉर्व करके एंड ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस करेगा। हालांकि हम ये पूरी तरीके से प्लांट पर डिपेंडेंट, हम ये नहीं कह सकते कि तुम सनलाइट ऑब्जॉर्व करो और सब कुछ ऑब्जॉर्व करो बट ऑक्सीजन मत दो, हम उसको कोई चीज़ नहीं कह सकते। एक्चुअली ये लॉ नेचुरल लॉ फॉलो करती हैं, मतलब ये खुद पे डिपेंडेंट होती हैं और ये जो इनहेरिटेड है ये उसी हिसाब से काम करेंगी। यानी कि इनको कुछ ऑर्डर देके कोई चीज़ बोल के या फिर आप इनके प्रोसेस को रोक नहीं सकते हैं। बट इन केस ऑफ ह्यूमन वी कैन डू बिकॉज दे हैव कॉन्शियस चॉइसेस, हम उन्हें रिडायरेक्ट कर सकते हैं, हम उन्हें गाइड कर सकते हैं, हम उन्हें डेविएट कर सकते हैं, बट वेयर एज प्लांट वी कांट।
इसके कुछ शॉर्ट फॉर्म में मैंने टेबल यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। कॉन्फर्मेंस इन 4 ऑर्डर्स, यानी कि चारों ऑर्डर में कॉन्फर्मेंस किस तरीके से होता है ये आप देख सकते हैं। एंड हाउ दे फॉलो द नेचुरल लॉ, उसको भी मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पे, पढ़िए और जानिए, पीपीटी आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो नेचुरल कॉन्फ्रेंसेस इन सब केसेस में, इन सब ऑर्डर्स में क्या क्या होते हैं, जैसे कि देखिए मटेरियल ऑर्डर में फिजिकल लॉज होते हैं, प्लांट ऑर्डर में बायोलॉजिकल लॉज होते हैं, और क्या कह सकते हैं एनिमल ऑर्डर में इंस्टिंक्टिव बिहेवियर होता है, यानी कि जो जानवर की इच्छा करेगी वो उस तरीके से करेगा। और ह्यूमन में क्या होता है कि उनमें मोरल वैल्यूज होती हैं, वो कुछ चीज़ों को एक मोरल तरीके से देखने के बाद ही करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ उनके दिमाग में आएगी तो वो उसे करने चल देंगे, पहले वो प्रोसेस करते हैं, अपने वैल्यूज़ पे ध्यान देते हैं, उसके बाद उस चीज़ को करते हैं, यानी कि दे हैव बस सेल्फ अवेयरनेस एंड मोरल चॉइस। तो उसी तरीके से जो नेचुरल लॉ फॉलो करते हैं उन्हें भी आप देख लीजिएगा एक बार। आइए हम बढ़ते हैं आगे टॉपिक पे। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फ्रेंड्स, जिसमें 2 नंबर क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि आपको पूछेगा व्हाट इज इनेटनेस, डिफाइन इनेटनेस, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन, तो क्या चीज़ें होती हैं। तो ये सभी एक क्वेश्चन में रिपीट होता है, तो इसको ये देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। तो व्हाट वी कैन सी हियर, इनेटनेस क्या होता है, स्वभाव। इनेटनेस इज व्हाट यू कैन से इज इक्वल टू कॉन्फर्मेंस, यानी कि इनेटनेस और कॉन्फर्मेंस एक दूसरे के क्या कह सकते हैं कि साइनोनिम्स, मतलब एक तरीके से वो मीनिंग निकाल के देते हैं। जैसा कि इनेटनेस का कहने का मतलब ये है कि द इंट्रिंसिक एंड द फंडामेंटल नेचर of an entity to remain or constant or unchanging. Every unit in existence has certain inherent properties that define its behavior. यानी कि जो मैंने आपको कॉन्फर्मेंस में बताया कि जो पेरेंटिंग से आप अपने अंदर इनहेरिट करते हैं, चाहे वो प्लांट ही क्यों ना हो, तो उन सब कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करना उसे ही इनहेरिटनेस कहा जाता है और उसे ही कॉन्फर्मेंस कहा जाता है। ये एक दूसरे से मिलता जुलता शब्द है जो कि सिमिलर मीनिंग प्रोवाइड करता है। दिस प्रॉपर्टीज डू नॉट चेंज ओवर टाइम। सम एग्जाम्पल्स आर, जैसे वाटर का मैंने बताया था, फायर का मैंने बताया। सिमिलरली मैंगो ट्री का आप देख सकते हैं, मैंगो ट्री काम ही देगा, एप्पल तो देगा नहीं, उसका नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स वही है जो उसने इनहेरिट किया अपने पेरेंट प्लांट से। ह्यूमन नेचुरली सीक्स हैप्पीनेस एंड नॉलेज। ह्यूमन का प्रवृत्ति होता है कि वो हैप्पीनेस के तलाश में और नॉलेज की तलाश में जुटा रहता है। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ द एंटिटी टू मेंटेन एंड रेगुलेट अकॉर्डिंग टू द नेचुरल लॉज एंड एवरी ऑर्डर इन द नेचर हैज बिल्ट इन सिस्टम दैट इंश्योर्स इट्स कंटिन्यूटी एंड फंक्शनिंग विदाउट एक्सटर्नल कंट्रोल। यानी कि सभी नेचुरल चीज़ों में एक सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी होती है जिसके थ्रू वो अपने आप को इंश्योर करता है कि उसका फंक्शनिंग और एक कंट्रोल कंटिन्यूअस हो, यानी कि वो अपने आप को रेगुलेट करता रहे। एटम्स अरेंज देमसेल्व्स इन फिक्स्ड स्ट्रक्चर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। एटम के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो खुद को अरेंज करके एक सेल्फ ऑर्गेनाइज करके एक मॉलिक्यूल बना देंगे। प्लांट ग्रोज एंड इफ द डैमेज दे रिपेयर देमसेल्व्स। सिमिलरली एनिमल्स ग्रो एंड अडेप्ट देयर एनवायरनमेंट टू सर्वाइव। ह्यूमन ऑल्सो हील वोन्स ऑटोमेटिकली, यानी कि वो खुद से खुद की सेफ्टी या फिर कह सकते हैं हेल्प करते हैं। वो उनमें सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन वाली एबिलिटी को शो करता है। सेल्फ एक्सप्रेशन, स्वतः व्यक्तित्व, द एबिलिटी ऑफ एंटिटी टू इंटरैक्ट विद इट्स सराउंडिंग एंड एक्सप्रेस इट्स नेचर। एवरी यूनिट इन नेचर interacts with the external world in a way that is consistent with its inherent nature, such as जैसे कि a flower blooms and releases fragrance, a lion roars as an expression of its dominance, यानी कि अपने को एक्सप्रेस करते हैं कि वो किस वैरायटी की चीज़ें हैं। अगर फूल है तो वो खुशबू देगा, अगर वो शेर है तो अपने वो डोमिनेंस को रोर करके शोर करके ये बताएगा कि हाँ मैं जंगल का राजा हूँ। ह्यूमन कम्युनिकेट्स आइडियाज, इमोशंस एंड क्रिएटिव थॉट्स, स्पीच, राइटिंग एंड आर्ट्स, यानी कि सभी अपने आप में एक एक्सप्रेशन लेके चलते हैं जो कि अपने तरीके से शो करते हैं, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या मैन हो, सबके अपने एक्सप्रेशंस होते हैं जिनसे हम उनमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हाँ ये फ्लावर है, हाँ ये एनिमल है, हाँ ये ह्यूमन है। वरना ये कहने का ये मतलब है कि अगर वो उस टाइप की चीज़ें करता है तो उससे हमें पता चलता है कि वो एक सेल्फ एक्सप्रेशन है, यानी कि उसके स्वभाव का एक हिस्सा है, वो एक व्यक्ति तो शो करता है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या फिर ह्यूमन हो। तो आइए देखते हैं उनमें एक रिलेशनशिप का एक मैंने क्या कहते हैं कि टेबल फॉर्मेट में मैंने डिफरेंस लिख दिया है। अब यहाँ पे देखिए इनेटनेस, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल्फ एक्सप्रेशन कैसे वो डिफाइन होते हैं एंड एक्सप्लेन एग्जांपल्स इन नेचर, और वो किस तरीके से नेचर में डिफाइंड है वो भी मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे दिया है। जैसे कि फायर इज ऑलवेज हॉट एंड ह्यूमन सीक हैप्पीनेस, प्लांट ग्रोज एंड रिपेयर डैमेज सेल्स, बर्ड सिंग एंड ह्यूमन एक्सप्रेस इमोशंस थ्रू स्पीच, ये भी सही बात है। तो इसी तरीके से मैंने एग्जाम्पल और उसकी डिफिनेशन आपको समझा दी और बता दिए। ये लास्ट जो एक मेन फिगर है फ्रेंड्स, इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ये कंबाइनली तरीके से आपको ये बताता है कि एग्जिस्टेंस किन चीज़ों के मिलने से होता है और फिर उनके सब टाइप्स क्या है। जैसे कि एग्जिस्टेंस यूनिट मानी नेचर प्लस और परवेडिंग, यानी नेचर और स्पेस दोनों के मिश्रण से बन के एग्जिस्टेंस कहलाता है, जिसमें नेचर्स के 2 तरह के टाइप्स होते हैं। पहला होता है मटेरियल टाइप, यानी कि नॉन कॉन्शियस टाइप, ये रहा, एंड कॉन्शियस टाइप। कॉन्शियस टाइप में 2 चीज़ें आती हैं, एक एनिमल आता है और एक ह्यूमन आता है। और वही मटेरियल चीज़ें जो कि नॉन कॉन्शियस है, उसमें क्या आता है, एक मटेरियल ऑर्डर आता है, एक प्राणिक ऑर्डर आता है। प्राणिक ऑर्डर में सेल्स होते हैं
प्लांट्स होते हैं, एनिमल बॉडीज़ होती है एंड ह्यूमन बॉडीज़ होती है। वेयर द मटेरियल ऑर्डर में क्या होता है, एटम्स आता है, मॉलिक्यूल्स आता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आता है। यानी कि बीइंग मटेरियल इन नेचर, सम आर बायोलॉजिकल इन नेचर एंड सम आर फिजिकल इन नेचर। तो ये फिगर भी फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको माइंड मैप तैयार करना है 4th यूनिट का, इस फिगर को आप बना के लिख सकते हैं पेपर में समझाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने उसके कुछ पार्ट्स ले लिए हैं और मैंने इसमें समझाने के लिए इनके जो कंपोनेंट्स हैं उनको डिस्क्राइब कर दिया है। आप देख सकते हैं मटेरियल ऑर्डर द्वारा डिफाइन किया है यहाँ पे। वो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, इसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड सो ऑन चीज़ें आती हैं। प्राणिक ऑर्डर में लिविंग बींग्स आते हैं, जितने भी लिविंग सच एज प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमन, जिसमें प्राण होता है यानी कि प्राणिक ऑर्डर। कॉन्शियस ऑर्डर जिसमें अवेयरनेस होता है, लर्निंग, सच एज एनिमल आते हैं उसमें और ह्यूमन्स भी आते हैं। ह्यूमन ऑर्डर्स में डेवलपमेंट आर नॉन साइक्लिक, अनलाइक मटेरियल एंड प्राणिक ऑर्डर्स ह्यूमन इवॉल्व्स बियॉन्ड द फिजिकल साइकिल्स, डेवलपिंग नॉलेज एंड एथिक्स एंड यूनिवर्सल वैल्यूज एंड सेल्फ डेवलपमेंट, रिलेशनशिप एंड सोसाइटल हार्मनी। यानी कि ह्यूमन ऑर्डर डेवलपमेंट साइक्लिक नहीं होता, यानी कि वो घूम फिर के एक ही चीज़ नहीं करते। उनमें डेवलपमेंट होता है या तो एक्सपोनेंशियली होगा यानी कि ग्रो ही होगा या फिर डिक्लाइन ही होगा, और वो उनके क्या वर्क पे डिपेंड करता है कि कैसा वर्क वो करते हैं। स्पेस ऑल परवेडिंग, इन्फिनाइट एंड इवन एंड एवर प्रेजेंट, प्रोवाइडिंग कंटिन्यूटी एंड कनेक्शन ऑफ ऑल यूनिट्स टू एग्जिस्ट एंड इवॉल्व। यानी कि स्पेस क्या होता है, स्पेस एक जगह है जिसमें सारे प्राणिक ऑर्डर हो गए, मटेरियल ऑर्डर हो गए, नॉन कॉन्शियस हो गए, सारे चीज़ों को फलने फूलने का एक जगह प्रोवाइड करता है स्पेस। सिमिलरली अगर आप यूनिवर्सल वैल्यूज के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो ये क्या कहता है कि एवरीथिंग इन एग्जिस्टेंस इंटरडिपेंडेंट एंड फॉलो नेचुरल लॉ, मटेरियल एंड प्राणिक ऑर्डर आर साइक्लिक बट द ह्यूमन डेवलपमेंट आर नॉट साइक्लिक, मीनिंग्स वी कैन कंटिन्यूसली इवॉल्व। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, ह्यूमन हैव यूनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मेक वैल्यूज लाइक जस्टिस, हार्मनी एंड को एग्जिस्टेंस लीडिंग टू पर्पसफुल लाइफ। यानी कि ह्यूमन बीइंग का जीने का एक पर्पस होता है, वेयर एज एनिमल और प्लांट्स का पर्पस वो सेल्फ डिफाइंड नहीं होता है, वो इनहेरिटेड होता है, बट ह्यूमन अपना पर्पस खुद डिफाइन करते हैं। सिमिलरली हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि होलिस्टिक टेक्नोलॉजी एंड इट्स एग्जांपल। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो AQ द्वारा पूछा गया था चैप्टर 4 का, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मैंने इंक्लूड किया है। तो होलिस्टिक टेक्नोलॉजी एंड इट्स एग्जांपल्स फ्रॉम इंडियन ट्रेडिशन, इसमें इससे क्या समझते हैं आप, आगे पढ़ते हैं। होलिस्टिक टेक्नोलॉजी रिफर्स टू अप्रोच दैट इंटीग्रेट साइंस, नेचर एंड ह्यूमन वेल बीइंग, सस्टेनेबल, हार्मोनियस वे। It considered not just technical efficiency but environmental balance, cultural values and social benefits. Unlike modern mechanized technology, which often focuses only on productivity and economic gains, holistic technology aligning with the broader aspect of life including ethics, sustainability and health. यानी कि टेक्नोलॉजिकली ग्रोथ करना और होलिस्टिक टेक्नोलॉजी ग्रोथ करना दोनों में अंतर होता है। और उन दोनों में अंतर क्या होता है कि एज आप होलिस्टिक जो रिफर करते हैं होलिस्टिक टेक्नोलॉजी, उसमें आप सभी चीज़ों का ध्यान देते हैं, सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं। उस टेक्नोलॉजी से आप अपने एनवायरनमेंट पे क्या फ़र्क डालेंगे, उसके नेचर बैलेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कल्चरल वैल्यूज़ कैसे हार्म होगी, सोशली वो बेनिफिटेड है कि नहीं वो टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और इन सब चीज़ों को अगर ध्यान रख के किसी टेक्नोलॉजी में क्या कह सकते हैं ग्रोथ आता है, तो उसे एक होलिस्टिक टेक्नोलॉजी या होलिस्टिक ग्रोथ बोला जाता है। कुछ एग्जांपल्स आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन फ्रेम जो हुआ था उसमें पूछा गया था कि कोई 2 प्रोमिनेंट एग्जांपल आप देख सकते हैं अपने रियल लाइफ के। तो उसमें पहला है आयुर्वेदा, एक साइंस लाइफ है जिसमें आयुर्वेद का यूज़ करके मॉडर्न डिसीजेस के ऊपर हर्बल्स, तुलसी, नीम, अश्वगंधा, इन सब के प्रयोग से फ्रेंड्स काफ़ी तरीके की इको फ्रेंडली और अपने क्या कह सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग और केमिकल फ्री लिविंग से एक हार्मनी अचीव करने के लिए नेचर में आयुर्वेदा का यूज़ किया गया है। तो एक तरीके से होलिस्टिक टेक्नोलॉजी से कह सकते हैं, जिनमें काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखा गया है और इसको पूरी तरीके से नेचुरल रखा गया है, आपके क्या कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी को एक होलिस्टिक एनवायरनमेंट देने के लिए। वास्तुशास्त्र जो कि एक जाना माना साइंस ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है, इन सब थ्योरी को फ्रेंड मैं समझाऊंगा, आप खुद पढ़ के जान सकते हैं कि इनका क्या मतलब है। तो अभी तक के लिए जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैंने सभी को फ्रेम करके उनके कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग्स मैंने इंक्लूड करके उनमें कुछ आपके थ्योरीज मैंने मेंशन कर दिए हैं। आप पीपीटी डाउनलोड करके देखिए, पढ़िए, इनको जितना हो सके मैंने ईजी रखने की कोशिश किया है। अगर आप इसको एक बार पढ़ते हैं तो आपको जरूर समझ में आएगा, इसमें कोई कम्प्लेक्स वर्ड मैंने यूज़ नहीं किया है, तो आप इनको एक बार पढ़ के देख सकते हैं। तो एट द एंड फ्रेंड्स वीडियो खत्म होता है और हमने जितने भी 4th यूनिट के ह्यूमन वैल्यूज़ के टॉपिक्स थे वो देख लिए हैं। कुछ बचता है तो आप कमेंट करिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आप अंतिम तक बनते हैं तो ऐसे जुड़े रहिए, इसके आगे की वीडियो भी मैं लाता रहूँगा।